इस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं रीट 2025 में जो 27 फरवरी को होने वाला पेपर है। तो दोस्तों उसमें सीडीपी फर्स्ट पेपर यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों में कॉमन टॉपिक है, मतलब सिलेबस दोनों का सेम है दोस्तों। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, नहीं देखा तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा दोनों का। प्राइमरी जूनियर का सेम टॉपिक सेम सिलेबस है, सेम टू सेम, कोई भी एक टॉपिक चेंज नहीं है दोस्तों। जो हमने टॉपिक लिया एनसीएफ 2005 प्राइमरी में भी है, जूनियर में भी है। दोस्तों आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्योंकि वहाँ सीटेट की तरह नहीं है जैसे यूपी टेट वगैरह में होता है कि तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं। मीन्स जैसे अध्यक्ष हैं, तो एनसीएफ के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं प्रोफेसर यशपाल जी। फिर दोस्तों इसका विषय क्या था? तो भैया इसका विषय जो था, शिक्षा बिना बोझ के। एक लोगो, मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे वो होता है कि इसका टैगलाइन क्या है कि शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन, एजुकेशन विदाउट बर्डन। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित निबंध सभ्यता और प्रगति से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है दोस्तों एनसीएफ 2005 की, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित निबंध सभ्यता और प्रगति से मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति। अब इसका उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों बालकों के सर्वांगीण व चौमुखी विकास पर बल दिया जाए। यहाँ पर विकास छूटा हुआ दोस्तों। सर्वांगीण का मतलब हुआ कि मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। सर्वांगीण मतलब सभी विकास, मानसिक भी होना चाहिए, शारीरिक भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए। चौमुखी का मतलब वही बात हुई दोस्तों कि हर दिशा में, मतलब किसी भी क्षेत्र में ना पीछे रहे, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे उस खेल कूद के क्षेत्र में हो, और भी जो भी क्षेत्र हैं दोस्तों, किसी में पीछे नहीं रहे, सभी का विकास पे बल दिया जाए, ये इसका उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। और फिर दूसरा है इसमें नवीन सोच, तर्क क्षमता। नवीन का मतलब दोस्तों नए ज्ञान से संबंधित, मतलब नए, नवीन का जैसे आधुनिक, आधुनिक सोच। तर्क क्षमता जानते होंगे दोस्तों, तार्किक, किसी चीज के पीछे कारण क्या है उसका तार्किक कारण बताना। तर्क क्षमता तथा चिंतन क्षमता का विकास किया जाए। माने चिंतन क्षमता वही आधुनिक सोच होनी चाहिए। किसी भी चीज के पीछे कारण क्या है उसको तार्किक रूप से उसमें चिंतन क्षमता का विकास किया जाना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाए। सतत का मतलब होता है दोस्तों, सतत का मतलब होता है, इसका होता है लगातार, मतलब निरंतर दोस्तों। और व्यापक का मतलब होता है कि जैसे वर्ष में एक बार पूरे का मूल्यांकन किया जाए। इसको परीक्षा के माध्यम से हम समझाते हैं दोस्तों, आप सभी को समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे दोस्तों क्लास टेस्ट होता है बीच बीच में, मतलब वीकली, तो ये सतत है। और व्यापक का मतलब जैसे वार्षिक जो एनुअल एग्जाम होता है, तो ये हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। फिर दोस्तों कि जो शिक्षा होनी चाहिए ये सतत होनी चाहिए, सतत शिक्षा के दौरान, शिक्षण के दौरान, मतलब जो शिक्षा होनी चाहिए लगातार होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो व्यापक है ये शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक दोनों आ जाता है। मतलब जो व्यापक मूल्यांकन है इसमें शैक्षणिक भी आ जाता है, गैर शैक्षणिक भी आ जाता है। शैक्षणिक का मतलब कैसे भाई? जैसे शिक्षा क्षेत्र से। गैर शैक्षणिक का मतलब जो सामाजिक विकास है, ये शिक्षा क्षेत्र में नहीं जानते होंगे आप सभी, ये गैर शैक्षणिक में आ जाए। फिर इसके मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों? तो इसका जो पहला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्कूली शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मीन्स स्कूली शिक्षा को, जैसे भाई कुछ चीज़ समझाया जा रहा है बालक को कि ये मान लो जैसे गणित है, अमूर्त विषय है, तो इसमें बताया क्या जाता है, आप सभी जानते होंगे कि मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त।
मतलब कोई ऐसी चीज़ आप पहले दिखाइए, जैसे व्रत आपको बताना है तो पहले रोटी, मतलब जैसे घर में देखता है ये बालक, तो उसका उदाहरण बताइए जी, जैसे मूर्त है। फिर बताइए व्रत, तो वो समझ जाएगा। तो यही है कि भाई जैसे व्रत पढ़ाना है तो आपको रोटी का उदाहरण बताइए, चूड़ी का उदाहरण बताइए, साइकिल के पहिया का उदाहरण बताइए, तो ये बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि बालकों को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर चीज़ों को समझाना, वही बात है मैंने बताया दोस्तों। चौथा पॉइंट है इसमें भाई कि बालकों में रचनावाद स्वयं से करके स्वयं रचनावाद पर बल दिया जाए। रचनावाद का मतलब क्या है दोस्तों कि स्वयं से करके, मतलब जैसे कोई चीज़ प्रैक्टिकली रूप में कराया जाए, सिखाया जाए, तो वो हमेशा के लिए उसके मस्तिष्क में बना रहता है। ये हम सभी भी जानते होंगे दोस्तों, कोई चीज़ प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो वो ज़्यादा दिन हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है और अच्छे से। और ऐसे देखते हैं या पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं आती। तो रचनावाद का वही मतलब है दोस्तों कि कोई भी चीज़ बच्चों को बताई जाए तो प्रैक्टिकली स्वयं से करके वो उस पे बल देना है। फिर पाँचवा पॉइंट है कि शिक्षा में खेल को महत्व दिया जाए। भाई शिक्षा को खेल से अलग नहीं देखा जा सकता। खेल का मतलब जब बालक का मस्तिष्क अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो शिक्षा में भी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो यही बात है दोस्तों, शिक्षा में खेल को भी महत्व दिया जाए। खेल को अलग नहीं देखना, शिक्षा में ही जोड़कर देखना है खेल को। फिर छठवां पॉइंट है रटने की प्रणाली खत्म करके सीखने पर बल दिया जाए। तो ये दोस्तों कॉमन है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई रटन प्रणाली जो है इसको खत्म किया जाए, सीखने पर बल दिया जाए कि ये आया कैसे। ये नहीं कि बस उसको जैसे कोई सवाल है उसको रटना नहीं है, अगर कोई फार्मूला लगा है तो उसके प्रोसेस को जानना, किस प्रोसेस से मतलब कैसे हुआ है। या कोई भी चीज़ है, कोई भी परिभाषा है, कोई भी समस्या है, तो उसका समाधान प्रोसेस के तहत चरण दर चरण बताना चाहिए, चरण दर चरण सीखे और रटे ना उसको। सातवां पॉइंट दोस्तों, शिक्षा पाठ्य पुस्तक व शिक्षक केंद्रित ना होकर, मतलब पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित का मतलब जैसे अध्यापक दोस्तों ना केंद्रित होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। मीन्स जैसे शिक्षक केंद्रित में व्याख्यान विधि आ जाती है, वर्णनात्मक आ जाती है विधि, ये सब, तो इन सब का प्रयोग ना किया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बालक की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में जो पाठ चल रहा है उसमें समायोजन होना चाहिए, उसके उनके अनुरूप उसे ढालना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाएंगे दोस्तों। फिर आठवां पॉइंट है शिक्षा में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, इन सब बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जा सके। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की किस अनुसूची में है। तो ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में है। कौन सी सूची? 8वीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषी होना चाहिए। अंग्रेजी मतलब ये बताया गया है इसमें दोस्तों, जैसे बोला जाता है कि अंग्रेजी सीख के अंग्रेज ना बनो, तो ये नहीं भैया। अंग्रेजी सीखने का मतलब ये है कि बहुभाषी, एक से अधिक भाषाओं का जानकारी होना या एक से अधिक भाषाओं को सिखाना। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जितने भी महापुरुष बुद्धिजीवी हैं उन सभी को कई भाषाएं आती हैं। तो ये देखा गया है कि एक से अधिक भाषाएं सिखाना मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करता है कहीं ना कहीं। ये ऐसे लोगों का दिमाग अच्छा चलता है, कई भाषाओं पे इनकी पकड़ होती है। तो इसका उद्देश्य ये है कि अंग्रेजी सिखाने का। फिर है दोस्तों एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। ये भी आ सकता है दोस्तों कि कितनी विधियां हैं, तो 5 विधियां। कौन कौन सी? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। फिर दूसरा निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। तीसरा है दोस्तों परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। और चौथा इसमें दोस्तों सामूहिक विधि, ग्रुप मेथड। और पांचवी विधि है दोस्तों मिश्रित विधि। अब हम समझ लेते हैं। पहला तो मैंने बताया दोस्तों करके सीखना, कि
कोई भी चीज़ बताई जा रही तो प्रैक्टिकली बताया जाए, समझाया जाए, जिसमें छात्र स्वयं उसे करके सीखे, तो वो हमेशा के लिए मस्तिष्क में बना रहता है और जल्दी से भूलता नहीं। और ये एक अच्छी विधि मानी जाती है दोस्तों करके सीखना। फिर निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का मतलब हुआ कि जैसे बालक कोई कार्य कर रहा, तो जो शिक्षक रहे वहाँ, वो निरीक्षण करते रहें, कैसे क्या हो रहा, अगर कहीं ज़रूरत हो तो मदद करें। परीक्षण विधि तो जानते हैं, जैसे टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया, इनके माध्यम से भी ये भी विधि है दोस्तों, परीक्षण विधि। सामूहिक विधि, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है दोस्तों। सामूहिक विधि का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों सामूहिक विधि का, कि भाई सामूहिक विधि में मतलब ये नहीं कि आप तेज तेज को ले लीजिए। इसमें कमजोर, प्रतिभाशाली, विशिष्ट, विशिष्ट बालक में तो सभी आ जाते हैं दोस्तों। प्रतिभाशाली, अप्रतिभाशाली मीन्स जो कमजोर जिनको कहा जाता है। तो सामूहिक विधि का मतलब हुआ कि जैसे भाई आपको तेज बालक, कमजोर बालक, दृष्टिहीन मतलब दृष्टिबाधित, दृष्टिहीन का मतलब तो पूरी तरह से नहीं, दृष्टिबाधित, इसमें सभी प्रकार के बालकों को लेना है। एक वर्ग नहीं बनाना, तेज तेज का, कमजोर कमजोर का। इसका सामूहिक विधि का ये मतलब नहीं है। सामूहिक विधि का मतलब है तेज, कमजोर, विशिष्ट, प्रतिभाशाली, सभी को लेके चलना है। फिर है मिश्रित विधि। तो मिश्रित विधि में दोस्तों ये सभी आ जाएंगे भाई। मिश्रित विधि में, मिश्रित का मतलब दोस्तों जिसमें कई चीज़ों को मिला के बताया जाए, कई चीज़ों को, दो चीज़ों को जोड़ के या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के बताया जाए तो मिश्रित विधि। देखते हैं दोस्तों आगे है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो दोस्तों यहीं तक, मतलब एनसीएफ 2005 जितना पॉइंट था अपना यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप से भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।